जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। तो आज जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है आज 15 दिसंबर का, उसका हम लोग मैथ पोर्शन का जो पेपर 2 का है उसका हम लोग आज क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ हिंट की ज़रूरत होगी वहाँ हिंट भी दे दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कितना मज़ा आया, कैसा लगा आप लोगों को पढ़ करके। आपको देख लगा होगा कि आपने बहुत सपोर्ट मिला होगा मेरी क्लासेज और माइंड मैप से। मैंने अभी सोल्यूशन किया है तो मुझे पता चल गया, ठीक है। सॉरी। देखिए एक 31 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 डिवाइडेड बाई 0.017 इंटू 0.0081 इंटू 0.25। मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कि इसका क्वेश्चन दूसरी जगह कहीं छपा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 153,000, ठीक है ना। मतलब 153,000 आएगा इसका, ठीक है। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको बताया आंसर आप लोगों को, तो कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 दे रखा है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं है। तो देखो क्या होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो 392 28 से डिवाइड हो रहा है, 42 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 196 सबसे हो रहा था ये। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कह रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल इतना इतना इतने का, मतलब 264 गुणा 90 गुणा 1680 का गुणनखंड नहीं है। जो गुणनखंड होगा वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये संख्या आपकी जो है 33 का 12 से भी ये कट जाएगा, 13 से ये नहीं कट रही थी, ठीक है। 14 से भी कट जाएगा आपका, 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो केवल 13 से नहीं कट रहा था। तो ये क्या होगा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो इसका गुणनखंड नहीं है, तो 13 इसका फैक्टर में नहीं काउंट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेम ये माइंड मैप की क्लास में मैंने कराया था। माइंड मैप की क्लास जो देख के गए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि सेम एकदम एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। एलसीएम एचसीएफ भी मैंने एकदम हिंदी में लिखा हुआ था, इस पर भी मत बता रहा हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पे जो एलसीएम वाला क्वेश्चन था ये माइंड मैप में एकदम हिंदी में लिखा था कि एचसीएफ जो होता है डिवाइड करता है एलसीएम को। आप लोग पढ़ेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। जो पढ़े होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से हल करना होता है, बी ए बी की वैल्यू लेकर के, ठीक है। तो इसका जब आप हल करेंगे तो चौथा वाला इसे सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। तो 34 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। 34 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि टाइम ज़्यादा ले लिया था मैंने, बड़ी वीडियो बन गई थी, तो मैं पहले आंसर दे रहा हूँ, आराम से फिर इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा सोल्यूशन आप लोगों को, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 77 51 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए तो इतने का मान। यहाँ पे जब आप करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 3 12 में से 3 गया, सॉरी एक मिनट देखें, 35 है ना, 35 का 16 आया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना था आपको, भाग विधि से इसका परफेक्ट स्क्वायर का वो निकाल देते 77 और 81, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे 88 के करीब आएगा आपका। यहाँ पे 8 8 लगाएंगे, 8 8 16 आ जाता है। फिर यहाँ पे जब आप सॉल्व करके लेके आएंगे तो वहाँ पे जो आपका x बचेगा, आई थिंक लगभग शायद 4 बच रहा था, अभी मैंने सोल्यूशन किया था, ठीक है। तो फिर जब उसको यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करोगे तो फाइनल आंसर इसका 4 यानी कि 16 देखने को मिलेगा 35 का, ठीक है ना। चलिए अगले में देखिए, यहाँ पे देखिए आपसे क्या रखा था, एक्स वाई का गुणनखंड। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था, पूरा सॉल्व नहीं करना था। जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल कराते थे, ठीक है ना। एक सेकंड और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जिसको नहीं दिख रहा है वो दिख जाएगा, ठीक है। ये रहा। चलिए तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले देखो कहाँ कहाँ एक्स वाई बन रहा है। 5 का करोगे जब इसके साथ तो 25 बन जाता है, फिर एक बार इसका इसके साथ करोगे तो बनता था एक्स वाई। फिर वही काम आपको इसके साथ करके इसके, तो यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आया था 36 का, 36 विल बी द 1, यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 36 हो गया। उसके बाद 37 आपका दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 81 का ये लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर -2 गुणा 9 इंटू 7 इंटू 2ab करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 126 xy और प्लस 7 का 7y का होल स्क्वायर। तो ये आपका 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर बनेगा। और उसके साथ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो इसे सॉल्व करोगे तो इसमें जो फैक्टर नहीं था, क्या कह रहे हैं, गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो ये आई थिंक 7x माइनस 2y आया था, कितना 37,
37 का 3 बिल्कुल सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैंने सारे सोल्यूशन कर दिए हैं, एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैं आपको वेरीफाई करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब इसको आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7 है, गुणा में 2x माइनस 1 माइनस x बटा 2 बराबर 4 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3/3x माइनस 1। इसका वैल्यू आया था आई थिंक 3/2, 38 है ना, 38 का 2 आया था, हाँ 3/2 आया था इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये देखिए सेम मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को क्लास में, जब प्रैक्टिस करवाया था मैराथन में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे इस जितने भी क्वेश्चन है आप देखेंगे, जो बच्चे पढ़े हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पे बेचा, मतलब एसपी दोनों का सेम है, एसपी सेम है, एक को 120। तो एक जगह आपको 48 की वैल्यू 120% को 48 बोल रखा है, 120% को एक जगह 348 लिखोगे, एक जगह 87% को लिखोगे 348, फिर 100% निकाल के जोड़ देंगे, ये 290 आ रहे थे, ठीक है ना। नहीं, इसका 290 आया था और इसका 400 कुछ आया था। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो इनके बीच का जो अंतर आया था वो 6 आया था, ठीक है ना। अगर हम राइट है तो 39 का 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप इसका करेंगे देखिए तो 16,000 का कह रहा है कि 16,000 का अमाउंट की धनराशि को 2/3 वर्ष में, यानी कि 2 साल और 4 महीने का पूछ रहा है, ब्याज 15% के हिसाब से। तो यहाँ पे वार्षिक में x का जो मिश्र धन है वो पूछ रहा है। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया था तो 22,218 आया था, ठीक है ना। मैच कर लीजिएगा आप लोग, मैं इसका पूरा सोल्यूशन आप लोगों को करा दूंगा थोड़ी देर बाद, साइंस का भी डिस्कस कराने के बाद, ठीक है ना। चलिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा माइंड मैप से कितना हेल्प मिला और कहाँ से। देखिए पूरक संपूरक का कॉन्सेप्ट माइंड मैप पे, इस क्वेश्चन को सेम टाइप के क्वेश्चन को कराया था मैंने। कह रहा है देखिए पूरक कोण का अंतर 40 है, ठीक है ना। तो यदि इनमें से छोटा कोण y है तो 2y + 15 का मान पूछा, तो ये 65 निकल करके आएगा, 65। आपके जो कोण आएंगे, एक 25 डिग्री आएगा और एक 65 डिग्री आएगा, इन दोनों का योग 60 बन रहा था, 3 2 5 और एक 6, मतलब 6 2 9, 6 2 8 1 9, तो हाँ 90 बन रहा था ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 65 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, सममित रेखाओं का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इसमें जो सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है वो पतंग और समांतर चतुर्भुज यानी कि काइट एंड पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। ये देखिए आप लोगों को सेम टू सेम मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, इस तरह के ऑप्शन से एलिमिनेट करने को बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है देखिए कि पहली बात तो यहाँ पे RHS नहीं लगेगा, आपको पढ़वा देता हूँ क्वेश्चन। किसी त्रिभुज PQR की भुजा, एक ये रहा त्रिभुज आपका, ठीक है ना, ये PQR, इसमें कह रहा है P से इस पे PQR पे S एक बिंदु ले लो, S ये 90 डिग्री बना रहा था, ये इसका कहने का मतलब था। PS परपेंडिकुलर टू QR है, कह रहा है PS जो है कोण QPR का समद्विभाजक है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दे रखा है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपसे देखिए यहाँ पे जो लगेगा RHS, तो पहली बात लगेगा ना, RHS के लिए हाइपोटेनियस नहीं दिया है कुछ भी, तो RHS वाले ऑप्शन तो उड़ा ही दीजिए। कहाँ दे रखा है, ये 2 ऑप्शन तो कट गए आपके। अब आपका एंगल साइड एंगल बचा है, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल जब आप ढूंढेंगे तो देखिए PQ बराबर PS कहीं दे रखा है क्या, PQ बराबर PS, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये कट गया। PQ बराबर AS, ये पे क्या होगा, ये मिटा हुआ है भाई। अच्छा, ये PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR ये पॉसिबल है, और PS बराबर एक दे रखा है, PS बराबर आप देखिए PS, ये देखिए दोनों कॉमन मिल गया ना, PS बराबर PS, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से न जाने कितने क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन मेथड से हल करवाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उन त्रिभुजों की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसको भुजाओं 19, देखिए ये सीधा माइंड मैप में मैंने ये सेम क्वेश्चन इस तरीके से बताया, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो 15 और 19 को जोड़ोगे तो ये आपका जो है 34 आ जाएगा, और अंतर इनका 15 4 19 4 है। तो आपकी जो भुजा होनी चाहिए 34 से तो कम होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए 4 के बराबर नहीं होगी, 4 से छोटी नहीं होगी, 34 के बराबर नहीं होती। एक ही ऑप्शन बचा 33, ठीक है ना, ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD क्रमशः इतना है तब यह चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज है, देखिए इसमें आप देखेंगे तो एक कोण आएगा 110, सॉल्व करोगे तो मतलब दो तो बराबर आएंगे, 110 के आएंगे और 70 के आएंगे, ठीक है ना, 70
और 70, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको जोड़ लेना, इक्वल टू 360 रखना, x की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ रख रख के सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए वह कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके कि विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो विपरीत कोण बराबर होते हैं तो यहाँ आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं जो हल्का सा हिंट सॉल्यूशन दूंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन दोनों का 14 तारीख का और 15 तारीख का एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। यह आपसे कह रहा है भुजाओं 24, 45 और 51 वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये देखिए ट्रिपलेट है, 24 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर 51 के स्क्वायर के बराबर होता है, 2605 आता है इसका, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट था तो इस यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा, तो 1/2 गुणा 24 गुणा 45 यही बराबर हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको भाग दे देना 45 से, तो 45 से 45 निपट जाता है, तो ये आपका 12 आ जाएगी चौड़ाई। तो आपसे परिमाप पूछा है तो 12 + 45 गुणा 2, नहीं हाँ 2, 12 + 45 गुणा 2 तो 40, 10 50, 5 55, 2 57, दूनी 114 हो जाएगा, 57 गुणा 2 तो 114, आई थिंक इसका आंसर है 46 का 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने किया होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, इतनी प्रैक्टिस तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 47 में कह रहा है देखिए 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक, देखिए इस तरह से बड़ा सर्कल बनेगा, एक छोटा सर्कल बनेगा। छोटे वाले के रेडियस r बराबर 6 दे रखा है, बड़े वाले का व्यास दिया है 16, तो इसका रेडियस 8 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 36 में से 64 जाएगा, 60 में से यहाँ से 14 में से 6 गया 8 होता है, 5 में से 3 गया 2, 28, 7 चौक 28, ये 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 इसका आंसर बन रहा था, ठीक है ना। 47 का 88, बहुत ही आसान क्वेश्चन यही है ना, 47 का 88 बिल्कुल। तो ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 देखिए, 48 देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि धातु के एक ठोस घनाभाकार बॉक्स जिसकी विमाएँ 200 सेंटीमीटर, 50 और 100 है, इसको पिघला करके घन के रूप में ढाला गया है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा। एक ठोस घनाभाकार बॉक्स है जिसकी विमाएँ इतनी है को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया, एक कंप्लीट बना दिया गया है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है 6a² से करेंगे तो ये लगभग 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा था, ठीक है ना। चलिए बाकी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया रखा है, ये PYQ है, रिपीट हुआ है। करा है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षण ऑलरेडी दे रखा है 42, 48, x + 15, x + 17, x + 20 और 58 और 60 का माध्य दे रखा है 53। मतलब इन सब को जोड़ के आप 7 से भाग देंगे तो 53 के बराबर आएगा। अब जब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x आपका 37 आया था शायद, हाँ 37 आ गया था x यहाँ पे। ये वही क्वेश्चन है ना, नहीं वो दूसरा मेरे दिमाग में आ गया, वो वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए माध्य दे रखा है, इन आंकड़ों का मीडियन पूछ रहा, कहाँ ठीक है, यहाँ पे x आपका सही है, 37 आ गया था। मीडियन क्या होता है, ये कह रहा है ऑलरेडी ये अवरोही क्रम में दे रखे हैं तो बीच वाला मीडियम होगा, क्यों, क्योंकि 7 है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 1 2 3 इधर छोड़ दीजिए, अगला वाला जो होगा यही मीडियन होगा। तो x + 17, 17 में 37 जोड़ेंगे तो साथ साथ 14, लास्ट में 4 दिखेगा, 54 आपका आंसर हो जाएगा, 49 का 54, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पाई चार्ट, अभी मैंने परसों ही आप लोगों को पाई चार्ट पे बेस क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना दिया। यहाँ पे दिन रात वाला दे रखा है कॉन्सेप्ट। कह रहा है किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट के नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों को निरूपित करता है। तो पाई चार्ट में इस तरीके से है, देखिए सारा दे रखा है। तो आपसे पूछ रखा है कि स्कूल गृह कार्य, कह रहा है नींद और स्कूल क्रियाकलापों के बीच विद्यार्थी व्यतीत करेगा समय का अंतर कितना होगा। तो देखिए नींद कहाँ है, 120 दे रखा है, और नींद हो गया, और किसका पूछा है, स्कूल में 90 डिग्री का, तो दोनों का अंतर कितने का आ गया, 30 डिग्री का मान पूछा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 24 का मान दे रखा है 360, सबको जोड़ोगे इसको 360 बन रहा है, ठीक है ना। 24 का मान 360 दे रखा है, तो आपको या इसको क्या करोगे, 1 डिग्री का मान निकालोगे तो 24/360 हो जाता है ये यहाँ से। तो जब 30 करोगे तो इसका 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 से गुणा करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटोगे जब
तो ये आपका आ जाता है 2 बार, ये 12 बार जाएगा बार, और ये आ जाता है 2, 12 दूनी 24, तो ये 2 घंटे बनाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करना था। आंसर आपका राइट मिल गया है। बाकी सॉल्यूशन प्रॉपर और मैं कराऊंगा, घबराइएगा मत, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा फील हुआ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैंने सारे टाइप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराई है, ठीक है ना। चलिए, जो लोग केवल माइंड मैप भी देख के गए होंगे वो भी बहुत सारा हेल्प आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पेन से लिख लिख करके बता रखा है आपको। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी x-4 बराबर 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 4 को 3 से घटाने का कार्य पूरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई स्थिति में सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे जबकि 4 जुड़ना था, उसने क्या किया, 3 घटा दिया, 4 को 3 में से घटा दिया, तो उसने तो त्रुटि की है। पहली बात तो विद्यार्थी ने समस्या को सही हल किया, नहीं, सही नहीं किया। विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है, बिल्कुल उसने एक त्रुटि की है, ठीक है। 51 है ना, 51 का 2 ऑप्शन है, ठीक है, सही है। चलिए आ जाते हैं अगला आपका 52 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, सत्य है, तो आंसर नहीं होगा। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा है, उसके बराबर होता है, ये भी सत्य है, तो आंसर नहीं होगा। कह रहा है एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, ये इम्पॉसिबल है, गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। उसने नहीं पूछा था, गुणज जो होते हैं बड़े होते हैं, गुणनखंड छोटे होते हैं, तो ये भी कट गया, सही था। 52 का आपका 3 आ जाता है, ठीक है, 52 का 3 सही है ना, कहाँ है, हाँ ठीक है। चलिए अब आपका आ जाता है 57 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। आप आकलन करना चाह रहे हैं बच्चे का, तो क्या अनुपालन करेंगे। केवल वर्ड आ गया, नहीं होगा। त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछेंगे, बिना समय दिए हुए सारे प्रश्न हल करेंगे, गलत। एक प्रश्न पूछना और स्वयं उसका उत्तर देना, 57 है ना, 57 का 2 है। त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएगा आपको, ये भी नहीं सही है, ठीक है ना। अपना अपना आंसर मैच करके बता देना मुझे। मैथ साइंस का तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कि यदि x + 5 + 7y को 5 + x + 7y की तरह लिख दिया जाए तो ये कौन सा गुण होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, साहचर्य नियम बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव बोथ लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आई थिंक हाँ यही लगेगा। इस देखिए इसने क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, a+ ब्रैकेट में रहता है, b+c होता था, तो उसको हम लोग लिख देते थे क्या, a+b एक साथ आ जाता है +c। ये देखिए हमने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं, फिलहाल ये बहुत आसान है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा 3 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आधी किसी क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक हो जाता है, वो भी पेडागोजी में ही हो सकता है, क्योंकि पेडागोजी फिक्स नहीं होते, किसी न किसी का आंसर सीटर दूसरा ही दे देता है। अगला देखिए आपसे कह रहे हैं 53 क्वेश्चन पे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिसको नहीं दिख रहा है उसको दिखने लग जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से। एक सेकंड, ठीक है, अब आई थिंक थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है। एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना, ये ज़्यादा उपयुक्त लगेगा आपको। सांख्यिकी आधारित समस्याएं फैक्ट नहीं होता, कई परिणाम आधारित घटनाओं को, जैसे सिक्का उछालना तक ताश खेलाना आदि का उदाहरण देना, कई परिणाम आधारित नहीं देना होता है। बोर्ड पर प्रयोगी प्रायिकता को परिभाषित बोर्ड पर नहीं किया जाता, परिभाषित गलत होता है। हो गया, कौन सा था, 53 नंबर का, मैच कर लूँ कभी गलत ना, 53 का 1 सही है, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व किया है सारे क्वेश्चन को। 54 नंबर पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन को सबसे उचित देखते हैं, कह रहे विद्यार्थी की व्यक्तिगत और विशिष्ट अवधारणाओं आवश्यकताओं को पहचानना अच्छी बात है। यह ज्ञात करना कि गणित पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्रयास कर सकता है, ये भी पॉजिटिव में आंसर जाएगा आपका। कह रहा है यदि कक्षा की क्या, अच्छा, यह ज्ञात करना कि कक्षा के विद्यार्थियों ने किस समस्या को हल करने के लिए मानक, देखिए मानक प्रक्रिया नेगेटिव ली जाती है, तो जहाँ जहाँ सी है वो आंसर तो हो ही नहीं सकता आपका, तो ए और ये 2 कट गए। 4 में क्या कह रहा है, गणित में प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करना। गणित में प्रयोगात्मक, देखिए मैथ साइंस में प्रयोगात्मक को ज़्यादा वो दिया ज़्यादा
सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये भी कट जाता है डी, तो ये भी कट गया, आपका सी ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, 44 का थर्ड है ना, 54 का थर्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोच्चतम उदाहरण देखिए, ये वाला हमने अपनी क्लास में नहीं लिया था, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आ गया है, 59 है ना। मुझे जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है ये 4 होना चाहिए, बाकी आप भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टीज बाई ब्रीफली रिवर्स कंसेप्ट, ठीक है ना। कह रहा बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पूर्वावलोकन करना, इसका ये ज़्यादा आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब आपका ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आखिरी क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका पेपर, ठीक है ना। नहीं अभी इसमें शायद पेज ऊपर नीचे हुआ, कुछ क्वेश्चन रह रहा होगा, बीच में मिसिंग थे। कह रहे निम्नलिखित में से किस कथन में 6 का उपयोग गणना संख्या के आधार पर किया गया है। तो 6 का उपयोग एक सेट में 6 तत्व लेना, यह गणना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा हो गया, एक पेज और रह रहा था, हाँ 2 पेज है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है। तो बंद सिरे वाली आपकी आ जाएगी 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं सूचीबद्ध करना। बिल्कुल कर सकते हो, 105 को कर दीजिए, 106 को कर दीजिए, 107 को कर दीजिए, 108 को कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये फिक्स आंसर है। तो क्लोज एंडेड वही होते हैं जिनके आंसर फिक्स होते हैं। 55 आ गया ना, 55 का 2 सही है। अच्छा 56 आपका आ जाता है, ठीक है। यही 2 मिसिंग थे। आई होप अब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अगला कह रहे हैं 56 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना गया है। प्रभावी गणित की कक्षा कह रहे हैं 56 है ना, कि जिस प्रकार की समस्याएं शिक्षक ने हल कराई, ये तो गलत हो गया। विभिन्न उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए गणित का अमूर्त विषय है, बहुत उदाहरण देना गलत है। सामूहिक कार्य की अपेक्षा एकल नहीं, ये गलत है, समूह ज़्यादा पॉजिटिव होता है। समस्याओं को बहुत सारे तरीकों से हल करने के लिए अवसर देना, ये सबसे ज़्यादा आंसर सही है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके कितना आपके बन रहे हैं। और 1 मिनट रुक के जाइएगा, लास्ट में आपसे थोड़ी सी बात कहनी है। और साथ में ये आप लोग बता दीजिए कि अब सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग को मैं किस परीक्षा का प्रिपरेशन करवा दूं। पहले मैं मैथ साइंस करवाऊंगा, ठीक है ना, जैसा सीटेट का कराया हो, बिल्कुल चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। मेरे दिमाग में बीपीएससी का चल रहा है और रीट का चल रहा है कि इन दोनों की क्लासेस लेके आऊँ। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपको क्या नीड है, क्या चाहिए। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि माइंड मैप और हमारे प्रैक्टिस और मैराथन क्लास से कितना आप लोगों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आई होप कि आप लोग ज़रूर फीडबैक देंगे। इतना सा बस रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द मेरे बारे में ज़रूर लिखिएगा कि जितना मैंने आप लोगों को कराया है अब तक, आपको पेपर में अपने सहायता मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को साइंस का भी आंसर की जारी कर दूंगा, उसके बाद डिटेल में इसका सॉल्यूशन करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आराम से सॉल्यूशन अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सा क्यों आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।